आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स का रुख करते हैं, आज के पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। तो एक एक करके तमाम जो है शेयरों पे बातचीत शुरू करते हैं और आज का पहला स्टॉक्स जिसमें कि हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे नतीजे भी आए हैं। अंशुल सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे, वो है एबीबी। एबीबी पर आपका व्यू जानना चाहेंगे सर। इसके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स जो है वो अच्छे रहे हैं, उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, उम्मीद से बेहतर रहे हैं और शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी एबीबी के शेयर में इस समय देखने को मिल रही है। 6095-97 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपका व्यू क्या होगा इस क्वार्टर में? जो है हालांकि प्रॉफिट घटा है, लेकिन चूंकि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़ के आया है। आपका व्यू क्या है इस शेयर पे? सर देखिए, 42 हफ्ते का डबल बॉटम पैटर्न बना है। पहला रेजिस्टेंस 5471 था जो गैप से निकला है। दूसरा 5860 था जिसको आज स्लाइस थ्रू, मक्खन की तरह स्लाइस थ्रू किया है। 6248 ये इमीडिएट टारगेट रहेगा। 6248 के ऊपर बड़ा वाला ब्रेकआउट बन जाएगा जिसका टारगेट 7000 के आसपास रहेगा। तो फिलहाल 6248 जा रहा है, वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा क्योंकि ऑलमोस्ट 6th अपवीक हो जाएगा वहां पहुंचते पहुंचते। फिर कंसोलिडेशन होगा और कंसोलिडेशन के बाद जब 6248 का ब्रेकआउट लेगा तो 6987 यानी राउंड फिगर पकड़ेंगे तो 7000 का लेवल आते हुए दिख रहा है। स्लो एंड स्टडी 7000 रुपए आ जाएगा, पहले एक बार 6248 पे अटकेगा। ठीक है सर। अच्छा प्रदीप सर, कल आपसे बातचीत हुई थी एचयूएल को लेकर के 1 बजे के शो में। आज भी 1.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल कुछ एक अपडेट्स भी थी एचयूएल को लेकर के। अभी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है सर? 2300 के आसपास। एक दो दिग्गज शेयरों पे भी बातचीत करते रहे बीच बीच में। आपका व्यू क्या होगा अभी करंट लेवल पे? क्या करना चाहिए? इंट्राडे हाई पे ही ट्रेड कर रहा है सर। बिल्कुल जी, बने रहना चाहिए और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमने चार्ट में देखा है और ओवर द टाइम स्टॉक चला भी नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन ये एक बेसिकली लार्ज कैप है, प्रोमिनेंट स्टॉक है। इमीडिएटली यहाँ से भागेगा, यहाँ से रिटर्न देगा ऐसा नहीं। अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली पर्टिकुलर सेगमेंट से दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट स्टॉक आपको बने रहना चाहिए। आपको एक बार 2426 का भी लेवल शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। 2460 2470 जैसे ही ये ब्रेक करेगा आपको अगेन 2560 एंड वो भी प्राइस आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, ये हो गया एचयूएल। तो दो दिग्गज बड़े शेयरों पे बातचीत हो गई। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और मैम जरा देखिए फर्स्ट क्राई को, ब्रेनबीज सॉल्यूशंस 8% से ज़्यादा की तेज़ी, 230-231 पे ट्रेड करता हुआ। क्या कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है? और जिनके पास, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा पेन बीच में देखने को मिला था, काफ़ी लोगों की पोजीशंस हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? 1 महीने में 15% के करेक्शन के बाद ये रिकवरी आ रही है, तो ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है या नई एंट्री की सलाह रहेगी? अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? डिस्क्लोजर है विपुल जी। सुबह भी जहाँ थी वहां पे भी इसको रिकमेंडेशन के तौर पर दिया और मेंबर्स को भी आज ये रिकमेंडेशन के तौर पर दिया है। और इसमें सलाह ये है कि आप एक ट्रेड प्ले कर सकते हो, पोर्टफोलियो में रखने की जगह जरूरत नहीं है, लायक भी नहीं है। और दूसरा कि आपको अगर आप पहले से ऊपर के भाव पर है, क्योंकि आज आप देख, कल इसका बहुत ऑल टाइम लो के जैसा स्टॉक कल था, तो वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी हमको दिख रही है। ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस जिसको बोलते हैं, टेक्निकली बोल लीजिए, या फिर आपको सिर्फ एक निकलने की मौका मिल रहा है, वो भी आप कह सकते हैं। तो आप आज इसको 230 के आसपास आज खरीद सकते हैं किसी को अगर ट्रेड करना है तो। और इसमें आप 245, 260, 285 और 320 ये 4 टारगेट्स मुझे लगते हैं कि 2 महीने के दायरे पर आ जाने चाहिए। और इसके लिए जो हमने स्टॉप लॉस डिफाइन रखा है, जो सिर्फ आज का इंट्राडे लो है, एट वंस 211 रुपए का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर मोर देन इनफ है मेंटेन करने के लिए। तो जस्ट हम एक मोमेंटम को प्ले करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसको एक फ्रेश कंसिडरेशन के तौर पर देख सकते हैं। जो लोग पहले से हैं, बहुत एक्साइटमेंट में मत आइएगा कि ये 400-500 निकलेगा, वैसा कुछ नहीं होने जैसा लग रहा है। सिर्फ ट्रेड का मौका है और आपको उछाल पर निकलना भी चाहिए। चलिए, ये ट्रेड का मौका है यहाँ पर। ब्रेनबीज को जो है, जो लेवल्स बताए गए हैं उसका आप लोग रखें ध्यान। और इस बीच 25,600 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी 121 अंक ऊपर, इस समय 25,571-72 का लेवल देखने को मिल रहा है। 25,578 का भी थोड़ी देर पहले हाई लगाया है। चलिए, तो इस बीच जो ये देखिए धुआंधार रफ्तार पकड़ता हुआ, और इस बीच जो है अभी भी 60% लोग, 59% लोग कह रहे हैं 25,700 के ऊपर जाएगा। तो हमारा पोल भी साथ साथ चल रहा है, उस पर भी आप लोग नज़र रखें और बाकी वोट करते रहें।
देखते हैं क्या होता है। आप धीरे धीरे करके ऊपर नीचे की तरफ थोड़ा सा बराबर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 59 और 41 का लेवल हो गया है, लेकिन रिकवरी अच्छी है लोअर लेवल से। सेकंड हाफ में क्या होता है उस पर नज़रें रहेंगी। लेकिन चलते हैं प्रदीप सर के पास, और प्रदीप सर के लिए मैंने एक तो मुझे लगता है बादाम थोड़े ज़्यादा खाने पड़ेंगे। एक मतलब जो है शेयर मैंने ढूंढा हुआ था और मिस हो गया मेरे दिमाग से। हाँ चलिए, नेटवेब पे कल भी बात हुई थी हम लोगों की, और अच्छा मोमेंटम जो है बनता हुआ कल दिखाई दिया था, परसों भी दिखाई दिया था। नेटवेब के अंदर जो मोमेंटम प्ले हो रहा है प्रदीप सर, क्या करना चाहिए और कहाँ तक जाएगी ये रैली? जिनके पास है वो क्या करें? और ये जो आज जब नए इंट्राडे हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं 3650 पे, क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं या मिस हो गई गाड़ी? नहीं, मिस नहीं हुआ सर। ये एक्चुअली हमने रिसेंटली 3000 से कवरेज स्टार्ट किया था, तो मैं तो बोलता हूँ कि एक बार ऑल टाइम हाई ऑन द वे 4450, 4500 ऑन द वे। अब देखिए, ये जो रैली है ना, ये एक दो दिन में नहीं आएगा। पहले आपको 3800 तक लेके जाएगा, 3800 से एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर आपको 3600 तक लेके आएगा, फिर से 3600 से आपको 4000 तक लेके जाएगा, 4000 से फिर से थोड़ा बहुत आपको धोखा देगा, 3500 तक आएगा। इफ यू हैव पेशेंस देन यू कैन होल्ड, अदरवाइज अब ट्रेंड के साथ चलिए। जैसे कि अभी जिस तरीके से 3629 के आसपास का प्राइस चल रहा है, करेंट जोन पे ना थोड़ा बाय करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अब देखिए, मैं करेंट जोन से रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑलरेडी हमने 3000 से स्टार्ट कवरेज कर दिया है, हमारा ऑल टाइम हाई इस पे जाके एक बार बेचेंगे इसको। जी चलिए, तो ये बात है। यहाँ पर अभी करंट लेवल पे बाय करने की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करके रखें, ये सलाह है ना सर आपकी? जी 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 सर। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर नेटवर्क को लेकर के निकल करके आई है। एक काउंटर और जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ऊपर जाके कल की गिरावट में थोड़ा सा वो हो गया, वरना ये टाटा स्टील सर, अंशुल सर देखिए, ये धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहा। कल की अगर गिरावट नहीं होती तो शायद ये थोड़ी सी और तेज़ी दिखाता, लेकिन ये क्या अब इसमें कहाँ तक जा सकता है सर? ये जो अभी इसने 52 वीक हाई लगाया 211 के आसपास का, उसके बाद क्या लेवल्स हो सकते हैं? और इसकी रैली पूरी हो गई, थक जाएगा अब, या अभी भी एंट्री ले सकते हैं? नहीं नहीं सर, रैली तो अभी कहीं से पूरी नहीं हुई है। 128 रुपए से बताते आ रहा हूँ 224 240, तो सक्सेसफुली उसकी तरफ चल रहा है, चलता रहेगा। 224 240 पे भी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या मतलब मीडियम टर्म ट्रेडर हैं तो ही बुक करना है। अगर आपके पास मतलब जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म वाला लॉन्ग टर्म समय है, तो फिर टाटा स्टील बेचने जैसा नहीं है, क्योंकि 11,000 10,600 तक जो मेटल इंडेक्स में पुल बैक आना है, उसके बाद 17,000 तक उसको ऊपर जाना है। तो जो 11 से 17,000 तक की रैली रहेगी, उसमें सबसे बड़ा विनर टाटा स्टील रहेगा। पुराने में हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुजिंक, हिंद कॉपर रहे हैं। अगली रैली में टाटा स्टील सबसे बड़ा विनर रहेगा। तो टारगेट में कभी लगाने के मूड में हूं नहीं। रेजिस्टेंस 224 पे एक्सटेंशन का है, उसके ऊपर 240 का है। तो अभी खरीद सकते हैं क्या सर 207 पे 240 के टारगेट के लिए? सर क्या होता है ना, 2-3 रुपए नीचे आते ही से ना घबराहट चालू हो जाती, क्या करें क्या करें क्या करें। तो उसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि जब आपको 2-3 रुपए में ही घबराहट होने लगती है, तो आपको 50 डे मूविंग एवरेज के पास खरीदना चाहिए, क्योंकि वहां पे पुल बैक की रिस्क सबसे कम होती है। अब फिलहाल 50 डे मूविंग एवरेज 190 पे है, तो या तो 190 आए तो खरीदिए, या दूसरा केस हो सकता है कि ये 207 के आसपास ही 2-4 रुपए ऊपर नीचे करता रहे और मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर आ जाए। तो दोनों केस में जब भी 50 पीरियड मूविंग एवरेज, चाहे प्राइस नीचे आए चाहे मूविंग एवरेज ऊपर आए, 50 के पास खरीद लीजिए, क्योंकि या तो 50 से लंबा लॉन्च पैड मिलता है या छोटा सा स्टॉप लॉस देके आप बाहर हो जाते हैं। तो अगर 2-5 रुपए में नहीं घबराते हैं, लेते चलिए, एसआईपी मारते चलिए, और अगर घबराते हैं तो 50 डे मूविंग एवरेज के पास लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर टाटा स्टील को लेकर के निकल के आई है। अंबाला मैम, केआरएन हीट एक्सचेंजर, और इस पर एक दो टिप्पणियाँ आई हैं, वो अंशुल सर से भी राय जानना चाह रहे हैं। तो पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए और मैं लेवल से एक बार अंशुल सर, आपने कभी रिकमेंड किया था क्या अंशुल सर? क्योंकि एक दो कमेंट इस तरीके के आए हैं कि मैं उस पर बातचीत कर लूँगा अभी आपसे, एक बार आप तब तक देख लीजिए। लेकिन अभी की मैम जो जिस तरीके से 13% ऊपर है, धुआंधार रफ्तार 888 के लेवल पे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिनके पास है, या अभी वेट करना चाहिए? काफ़ी तेज़ी है आज देखने को मिल रही है, 894 का हाई लगाया है मैम। आपका व्यू क्या है? क्या इस रैली में 52 वीक हाई जो 1000 के ऊपर का है वो टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है? और करंट लेवल पे क्या कोई नई खरीदारी की गुंजाइश है क्या? ओके, तो केआरएन मैंने रिकमेंड किया था एक्चुअली 4-5 दिन पहले। तो यस, तो अब ये
पहले जो टारगेट दिए थे उस समय भी एक टारगेट हुआ था, लेकिन उसके बाद जब दोबारा आपने पूछा था कि अभी भी एंट्री कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए 880 रुपए का टारगेट था, तो वो अब हुआ है। अब आज ही ऑलरेडी 11% 12% अप है, अब एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो लोग पहले से हैं वो लोग चाहे तो ट्रेलिंग करके जरूर आ सकते हैं 815 के भाव पर, बट जिनको फ्रेश खरीदना है उनको अभी बिल्कुल वेट करना चाहिए कि ये पहले थोड़ा बहुत ऊपर और जाएगा, 920 तक भी जाएगा ये अभी, लेकिन आपको नहीं खरीदना है क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड कहीं से कहीं तक अब मैच नहीं करेगा, क्योंकि सिंस वी रिकमेंडेड दिस 2 टाइम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 650 पे भी आया था और उसके बाद आपने एक बार इसको न्यूज में वापस लिया था 710 के भाव पर भी। तो अभी ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो संदीप जी, विपुल जी, बहुत महंगा हो गया है अभी, 35% ऑलरेडी अप है। तो स्टॉक में कूल ऑफ पीरियड आना बाकी है, उस कूल ऑफ में आप जरूर खरीद सकते हैं। अब वो 920-30 जाने के बाद कूल ऑफ होगा तब ये देखना है। मैं रेंज समझा सकती हूँ कि हो सके तो 850 के आसपास खरीदिए, अभी नहीं। और जो लोग पहले से हैं वो प्रॉफिट चाहें तो कम से कम 70% प्रॉफिट अब बुक जरूर कर लीजिए, और दूसरे फर्दर जो एक्सटेंडेड टारगेट्स है 930 और 1000, उसके लिए रुक सकते हैं। फ्रेश खरीदारी अभी नहीं। चलिए, फिर खरीदारी अभी नहीं। चलिए, तो ये अच्छा, ये जो मैं टिप्पणी करने में थोड़ा सा मुझसे हो गई, ये हैंडीक्राफ्ट जी कह रहे हैं प्रदीप जी ने दिया था KRN और अंशुल जी का विश्वविश है, तो विश्वविश पे प्रॉफिट आधा बुक करने को कह दिया करें। अब नीचे आ गए, 1 रुपये नीचे आया, 530 पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये जो समस्या है, इसीलिए अगर आपको 30 पैसे 1 रुपये उस पर अगर मोमेंटम पे घबराहट होती है तो मत लिया कीजिए सर, क्योंकि इतने सारे शेयरों पे बातचीत करनी होती है। एक ही शेयर पकड़ करके हम 1.5 घंटे तो डिस्कस नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ध्यान रखिए सर। तब आपको म्यूचुअल फंड में चले जाना चाहिए। आपके लिए म्यूचुअल फंड है, आपके लिए बाजार नहीं है। मैं बार बार ऐसे लोगों को बोलता हूँ, आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए, अपने ऊपर एहसान कीजिए, दूसरे पे मत कीजिए। आप अपने ऊपर एहसान कीजिए, क्योंकि 58-54 की घबराहट अंत में आपका पूरा कैपिटल जेन स्ट्रीट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो अपने हाथों अपना पैसा उनके अकाउंट में देने से अच्छा है या तो हम लोग को दे दीजिए, तो हम लोग वही है पार्टी वार्टी कर लेंगे, या फिर आप म्यूचुअल फंड में दे दीजिए तो 10-5 साल में बढ़ के मिल जाएगा। बट जेन स्ट्रीट से अच्छा तो 2 ही लोग हैं, या तो हम लोग हैं या फिर म्यूचुअल फंड है। जो भी आपको सही लगे उसको दे दीजिए। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, एक और शेयर पे जरा बातचीत कर लेते हैं, और यहाँ पर एक और मोमेंटम वाला शेयर जिसमें कि हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक सेकंड मिस हो गया मुझसे, जो है टाइटन का शेयर। सर जरा टाइटन देखिए, टाइटन में आज हरा निशान आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उससे पहले जो है वर्लपूल देख लीजिए जरा। वर्लपूल में भी एकदम से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्लपूल में क्या अभी नई खरीदारी की सकते हैं क्या प्रदीप सर, आप देखिए, और अगर आप चाहें तो उस पर भी टिप्पणी कर दीजिएगा KRN को लेकर के। आपकी कॉल थी सर? सर मैंने जब कॉल दिया था तब से लगातार अभी 30% ऊपर है। आज सुबह आपके नाम से मैसेज आया था। जी जी जी। एकदम फट गया है, वही है। ठीक है, लोगों को दिखता है, इसीलिए मैंने अपडेट नहीं दिया इसमें कोई। तो एक्चुअली KRN के साथ क्या है सर, फंडामेंटल रीजन है, फंडामेंटल ड्रिवन यहाँ पे रैली चल रहा है। अब देखिए, जब हम इंडिया में बात कर रहे हैं कि डेटा सेंटर्स को लेके कहीं ना कहीं हम AI का बात कर रहे हैं, डेटा सेंटर हब बनाने की बात कर रहे हैं, तो KRN का जो एक्चुअली बिजनेस है हम देखेंगे ना, ये बेसिकली अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे तो जिस तरीके का KRN केमिकल पावर जनरेशंस में है, एंड जो बेसिकली एयर कंडीशन में काम करता है, तो इसमें पावर का हम बात कर रहे हैं और एयर कंडीशनर का बात नहीं करेंगे, उसमें नहीं चलेगा। तो KRN का जब से मोमेंटम आ रहा है, मैं समझता हूं नेक्स्ट 4-5 क्वार्टर बहुत धमाका होने वाला है। आप अगर शॉर्ट टर्म थोड़ा वीक है तो डेफिनेटली आप इसको एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, लेकिन मैं बेचूंगा नहीं। ऑल टाइम हाई ऑन द वे है, 1200 एंड अबव टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटल रैली चल रहा है। अब ये जो हमने डिफेंस का रैली देख लिया, हमने रेलवे का रैली देखा, हमने अभी ये पावर जो डेटा सेंटर वाला जितने भी कंपनीज है, ये रैली नहीं देखा। इसीलिए नेटवेब में प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, इसीलिए आनंद राज में प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, इसीलिए E2E में E2E नेटवर्क में प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, इसीलिए KRN हिट एक्सचेंज पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। आज सुबह भी दिया था, उसके बाद अभी तो 10-11% ऊपर है। मैं समझता हूं कि 1200 एंड अबव टारगेट आना चाहिए। वर्लपूल सर फिर से सीजन आ रहा है, मुझे लगता है कि ये चलेगा रैली। 932 के आसपास का प्राइस है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1150 से 1200 के आसपास का प्राइस आना चाहिए, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। और इसके साथ साथ वोल्टास में भी एक रैली नहीं हुआ, वोल्टास का चार्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है। वोल्टास भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करंट जोन से भी एटलीस्ट 12 नया खरीद लें क्या सर? वर्लपूल तो चलिए तेज हो गया, वोल्टास अभी खरीद सकते हैं क्या?
वोल्टास सर बिल्कुल, अभी भी वोल्टास में अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है कि वोल्टास अभी भी आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि एक गैप था जिस तरीके से अब रिसेंटली रेंज के ऊपर आया भी है। मैं समझता हूँ कि 1750 तक चल सकता है। देखिए 5, 10, 20 रुपए का टारगेट मैं इसमें नहीं दूंगा, जिसमें पैसा बनेगा अगर 2 महीना वेट करने पे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। हाउएवर देखिए मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता, सेबी ऑलवेज बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये पैटर्न अच्छा हुआ है, फॉर्मेशन अच्छा हुआ है, कहीं ना कहीं सीजन अच्छे से चल रहा है। मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। टारगेट रहेगा 1750, एक स्टॉप लॉस आप 1465 के आसपास मेंटेन कीजिए और बने रहिए। 1750 का टारगेट आपने दिया है, स्टॉप लॉस क्या बोला आपने? मुझे स्टॉप लॉस 1465, 1465 के स्टॉप लॉस के साथ। ये कितने दिन के लिए आप बोल रहे हैं ये? मिनिमम 1.5 से 2 महीने का एक व्यू लेके चलिए। चलिए 1.5-2 महीने का व्यू लेकर चलें, और तब तक गर्मी भी मुझे लगता है ठीक ठाक होनी शुरू हो जाएगी। पिछली गर्मी में थोड़ा सा निराश हुआ, तो मुझे लगता है कि शायद इस बार जो है पिछली गर्मी की भी भरपाई होती हुई दिखाई दे। मोमेंटम बनने शुरू हो गए हैं वोल्टास, वर्लपूल जैसे शेयरों में। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल पर निगाहें अपनी पैनी रखिए। तो यहाँ पर 1750 तक के टारगेट वोल्टास को लेकर के निकल करके आते हुए प्रदीप जी की तरफ से। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जो है वो डिस्कस करना चाहेंगे। नंबर है अंशुल सर का। और अंशुल सर जरा देखिए, आप MCX को लेकर के 2410 का भाव आ गया है। 2410 पे क्या यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? 2411 के आसपास क्या करना चाहिए सर? सर मैं अवॉइड कर देता। रेंज के अंदर है 2494 ऊपर, 2193 नीचे। 2494 जा भी सकता है, बट फिर वो ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मैच नहीं करेगा। 2337 का स्टॉप लॉस बनेगा, 2494 का टारगेट बनेगा, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, बहुत अच्छा नहीं है। ऊपर से 7th बेस पे जाके स्टॉक बैठा है, तो जाने को 2494 जा सकता है। ये केवल व्यू है, ट्रेड ढूंढ रहा है तो कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच कर रहा है, ट्रेड यहाँ पर नहीं है। लेकिन MCX पे क्या कोई अपॉर्चुनिटी है? वो देखिए मैम आप जरा कैसे देख रही हैं MCX करें, सॉरी ग्रो को। हालांकि मेरा सवाल अगला BSE को लेकर था, लेकिन आप पहले ग्रो पे, क्योंकि ग्रो पे आपकी कॉल थी और ये अभी इसी रेंज के आसपास घूम रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतनी निगेटिव खबरें आने के बावजूद ये मतलब बुरी तरह टूटा नहीं। तो अभी क्या करना चाहिए? 100 उसी लेवल के आसपास है, 170 172 के आसपास। कल भी बाजार में इतनी गिरावट रही, लेकिन ये दोबारा वहीं पे आके खड़ा हुआ है। कैसे देख रही हैं ग्रो को आप? 160 रुपए का स्टॉप लॉस 195 210 के टारगेट्स के लिए चेज करके देख सकते हैं, और अभी उसी रेंज में है। इसमें कोई बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन जब बड़ी इसमें अनलॉकिंग होगी ना IPO वाली, तब जाकर के इसमें कुछ अच्छे भाव 130 वगैरह दिख सकते हैं। टिल द टाइम ये ऐसे ही थोड़ा साइडवेज मूवमेंट में रहेगा। तो बड़ी अनलॉकिंग जब पोजीशंस आएंगे मार्केट में, उसके बाद ही देख सकते हैं हम लोग। तो अभी के लिए मतलब जो आपने उस पे खरीदारी की सलाह थी अभी वो कंटिन्यू है ना सर? बाय कर सकते हैं। यस बाय। ठीक ये बात है। तो ये अभी इसी कैपिटल मार्केट की थीम को ही आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं BSE की तरफ। प्रदीप जी से राय ले लेते हैं। इस पर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, चूँकि अब आज भी रिकवर हो गया है थोड़ा सा 1% के आसपास। सर ये भी इंट्राडे हाई के आसपास ही है, 2700 2800 2774 देखने को मिल रहा है, 2772। क्या करें सर? अभी खरीद सकते हैं क्या सर अगले हफ्ते के लिए? देखिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के लिए मेरा तरफ से बाय कॉल नहीं रहेगा। अगर आप बेचना चाहते हो और बेचना नहीं, खरीदना नहीं वही है, अगर आपके पास है और आप बेचना चाहते और बेचना चाहते हो आप 3400 3500 पे, देन जाके आप इसको एक बार वेट करके जाइए। जब तक NSE का IPO नहीं आएगा BSE की तरह, BSE में मैं कुछ भी शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जिस दिन ये NSE का IPO आएगा ना, उससे पहले हाइप में 3400 500 चल जाएगा। मार्क माय वर्ड, 2000 से बोलते आ रहा हूँ एवरीडे। तो इसीलिए बेचेंगे नहीं, करेंट जोन से बाय करना है। और मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो एक बार आपको अभी तो बिल्कुल बेचना नहीं चाहिए। 3400 3500 में जाके एक बार बेचेंगे। अच्छा, अंशुल सर ने अपनी इमेज जो है ना, मैं वही अभी टिप्पणियाँ पढ़ रहा था, ऐसी एंटी डिफेंस टाइप की बना ली है। मतलब ये तीसरा चौथा मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ जिसमें कि लोग कह रहे हैं सर डिफेंस पे जो है, वैरागी जी की टिप्पणी आई है, कह रही सर इनसे टाटा स्टील और बाकी सारे स्टॉक्स पे सर से पूछेगा, डिफेंस और रेलवे पे नहीं पूछे, वरना वो सर इतना निगेटिव बोलेंगे कि रिटेल पैनिक में आकर सेल कर देंगे। तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप इन दर्शकों से? नहीं, बजट के पहले अगर 4600 में HL नहीं बेचा और 4000 देख के आपको खुशी मिल रही है, तो आपके साथ मैं खुश होना चाहूंगा।
मगर मेरी खुशी तब होगी जब कुछ केक है, कुछ पेड़ा वेड़ा, कुछ बढ़िया चीज मेरे घर भेजिए, तब मैं खुश होऊंगा। नहीं 4600 का 4000 देख के तो दिल दुखता है कि मैंने वाह। IRB 70% लॉस में बेचा, वही गलती आप कर रहे हैं। भाई करिए, बहुत बढ़िया है, करिए, ऐसी एक गलती कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही गलती फिर आपको ये सिखाती है कि रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये सब कुछ चिड़िया होती है जो आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, तब पैसा कमा लेंगे। तो एक बार कर लीजिए गलती। अच्छा सर, चलिए, ये गलतियां तो ये लोग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन पीबी फिनटेक पे बताइए क्या करना चाहिए। पीबी फिनटेक भी आज तेज हो रहा है, 1500 के ऊपर निकलता हुआ। पीबी फिनटेक में कोई गुंजाइश है क्या करंट लेवल पे? क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? नहीं सर, पीबी फिनटेक में बाउंस बैक है। 28 दिन में 27% करेक्ट हुआ है, तो बाउंस बैक में जरूर आपको 1583 तक जा सकता है। बहुत एग्रेसिव रिस्क ट्रेडर हैं, बाउंस बैक प्ले करने में इंटरेस्टेड हैं। ऑफ लेट 4-5 दिन जितने भी आपने गिरे हुए काउंटर में बाउंस बैक प्ले करने की कोशिश की है, स्टॉप लॉसेस कटे ही हैं ज्यादातर में। तो उस रिस्क को ध्यान में रखते हुए अगर एकदम ट्रेड करने का मन ही है तो 1464 के स्टॉप लॉस से कर लीजिएगा 1583 तक। मेरी तरफ से बाई की कोई भी सलाह नहीं है। अगर कर ही रहे हैं तो 1583 जाता हुआ दिख रहा है बाउंस बैक में, अगर ले रहे हैं तो 1464 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ बाई करने में यकीन रखता हूं, इसमें रिलेटिव वीकनेस है, तो आई वुड अवॉइड दिस काउंटर। चलिए, तो अवॉइड करने की सलाह है पीबी फिनटेक को। मैम जरा देखिए, वोडाफोन एकदम से नए इंट्राडे हाइज बनते हुए, हालांकि अपनी रेंज से बाहर नहीं गया है जिस दायरे में काम कर रहा था उसी में, लेकिन क्या ये BTST या 10-20-50 पैसे के लिए कुछ करने की गुंजाइश है यहाँ पर? अभी क्या उम्मीद दिखाई दे रही है इंट्राडे चार्ट पे जिस तरीके से ये रिकवरी दिखा रहा है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 11 रुपये 36 पैसे का भाव। नहीं बिल्कुल जी, अब मैं इसमें और फ्रेश लॉन्ग की सजेशन अब नहीं दे सकती। मेरे लिए अभी इट्स अ वेट एंड वॉच। तो जितने भी लोग हैं वो तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी का कोई व्यू फ्रेश नहीं है। जिनके पास है वो जरूर अपनी पोजीशंस को लॉन्ग रखिए एज इट इज। 10 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ 12.5 से 14 रुपए के फर्स्ट एंड टारगेट्स के लिए। बाकी उसके बाद जितना जाना है वो देखेंगे दिसंबर तक, बट ये 2 टारगेट तो आप चेस कर सकते हैं। फ्रेश मत खरीदो, ये अभी बहुत लेट हो जाएगा फिर। लेकिन मैम 11 रुपये 56 पैसे के आसपास जब था तब तो आपको ठीक, मतलब उस दिन तो आपने अभी बोला भी था। ठीक है, अभी भी ठीक है, 11 रुपए उसी रेंज पर है। लेकिन बात ये होगी कि फिर से लोग ना नई पोजीशंस को इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे जो लोग पहले से हैं, कि अभी चलो थोड़ा सा और खरीद लेते हैं। अगर आप रिस्क मैनेज करके रख सकते हो ठीक से तो ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए 11 से 11.5 मुझे ठीक ही है ये अभी भी, और 10 रुपए 20 पैसे का ही स्टॉप लॉस है। 12.5-14 रुपए के टारगेट है जो आ जाएंगे। तो खरीदने के लिए कुछ लोग ऐसे भी है विपुल जी जिन्होंने पहले से भी खरीद के रखा है, कुछ लोग 12 रुपए के पास भी खरीद के बैठे हैं। सो आइडिया इज दिस ओनली कि 11 से 11.5 में अभी भी खरीद सकते हो, लेकिन इसके बाहर मत जाना बस। अभी जो आपने BTST वाला वर्ड जो आपने बोला था ना, मैं उस नजरिए से मैंने बोला कि अच्छा, अब BTST का व्यू नहीं है। हाँ, BTST ट्रेडिंग के लिए ठीक है 12.5-14, लेकिन BTST के लिए ये काउंटर प्ले नहीं होते। दूसरा काउंटर है IRCTC, आप देख सकते हो। अच्छा, IRCTC 645 का टारगेट दिया था, 620 की बाइंग चल रही थी। कई बार आपने उसको न्यूज में कवर किया है। हाँ। अभी जस्ट अलर्ट आया है 10:50 पे IRCTC का 645 पहला टारगेट हिट हो गया। लेकिन इसमें BTST आप चाहे तो कर सकते हैं, इसमें आप स्विंग लॉन्ग न्यू भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक, अभी अगर लॉन्ग करके जाए मैम तो IRCTC पे करंट लेवल पे क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखेंगे? स्टॉप लॉस अब छोटा हो जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा हम स्टॉप लॉस ऊपर करते हुए चलेंगे। तो पहले का स्टॉप लॉस जो भी था, अभी आप उस स्टॉप लॉस को 600 पर लेकर के आ जाइए, और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड स्टिल फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ही चला है, ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी आपके लिए 670 रुपए का पहला टारगेट है अगर आप स्विंग के लिए देख रहे हो तो। बाकी इन्वेस्टमेंट के दौरान पे 670 और 700-725 ये 3 टारगेट्स है जो कि आपको दिख जाने चाहिए। स्टॉप लॉस 645 पे खरीदने वाले हो या जिन्होंने पहले से भी खरीदा हो, नाउ स्टॉप लॉस शुड बी एट 600, पहले 570 था। अच्छा, स्टॉप लॉस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो ताकि मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे, कहीं गलत होगा तो बता दीजिएगा। स्टॉप लॉस आपने बताया 600 और टारगेट आपने 670, 700, 725, ये 3 टारगेट दिए आपने जी। ठीक है, तो मैं सही हूँ। तो स्टॉप लॉस और टारगेट, पहला टारगेट जो है स्क्रीन पर है, पहले जब टारगेट अचीव हो जाएगा उसके बाद 700 का टारगेट है, और उसके बाद से जो है नज़रिया अपना रखिए यहाँ पर। और ये मैम BTST का ये स्विंग ट्रेड के लिए कितने दिन का टारगेट आपने दिए हैं अभी? हफ्ता भर। अच्छा, अगले हफ्ते के लिए, ठीक है, अगले हफ्ते तक, मतलब हाँ ठीक, फरवरी।
फरवरी में, वैसे तो ठीक। 645 टारगेट था, मतलब 620 हाँ वो तक मैं समझ गया मतलब के मैम, लिए। पर अभी ये नए But टारगेट still, इनिशिएट जो किए, जो आज हमको हाँ। देख रहे हैं, उनके लिए जो हाँ। है ये नए टारगेट्स हैं और नई बाइंग कॉल इनिशिएट की गई है, जिसमें कि आपको 600 का स्टॉप लॉस रखना है और 670 700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो नज़र रखिए यहाँ पर, अगले हफ्ते भी यहाँ पर एक मोमेंटम जो है वो देखने को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए, बहुत सारे बैंकों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उसमें एक प्रदीप सर से ही पूछते हैं इसको, क्योंकि प्रदीप सर के इलाके का बैंक है, बहुत निराश भी किया, लेकिन सर मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, अब ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है नहीं। बंधन से बंधन जोड़ें क्या अभी आज की रिकवरी में? नहीं विपुल जी, अभी भी मुझे लगता है कि बंधन बैंक के साथ नहीं जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमने देखा लास्ट 6-7 साल में 6% भी रिटर्न दे नहीं पाया और लगातार हाई से एक डाउन ट्रेंड में है। रिसेंटली 130-132 के आसपास का एक बेस बनाने के बाद थोड़ा बहुत एक पुल बैक है। देखिए शॉर्ट टर्म में ही रेंज रहेगा 130 से फिर से 192 के आसपास, तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे फ्रेश आपको बाई करना चाहिए, इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये बैंक 200 एंड अबव जाके क्लोज नहीं देगा, सस्टेन नहीं करता है, तब तक मैं इसमें कोई भी बाई कॉल मैं नहीं देना पसंद करूंगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आइए। प्रदीप सर, कोई कॉल नहीं नज़र आ रही है आपको अभी? सर एक्चुअली जब मैं आपको अभी बात कर रहा था उस टाइम पे एक कॉल आया था, लेकिन वो चल गया इतना, तो इसीलिए उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं दे नहीं पाऊंगा उसमें। चलिए ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि टिप्पणियाँ जो है वो लगातार रहती हैं दर्शकों की। तो इस बीच 2600 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का पहले तो हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जो है हमारे साथ हर कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके लिंक को और ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, ट्विटर पे लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। और जो गलत गलत जानकारियाँ इधर उधर से आ रही हैं लोगों के पास रील के माध्यम से, उन सब चीज़ों से थोड़ा सा लोग बचते हुए दिखाई दे सकें। चलिए, इस बीच एक कंपनी पे दर्शकों के सवाल है, इस पर अंशुल सर से राय लेंगे। न्यूजन को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी सवाल हमारे पास पड़े हुए हैं सर, आ रहे हैं लगातार। आपका व्यू क्या है अभी न्यूजन को लेकर के? हालांकि आज 6.25% टूट गया है सर, ये भी शेयर चला था और एकदम से जो है पिछले 4-5 दिन में 24-25% की एक रैली के बाद अब ये टूटा है बुरी तरह 625 के बाद। अभी क्या करें सर, ये और टूटेगा? सर कोई खास दिक्कत नहीं है। पिछले 3 दिन में देखिए 78 दिन में 56% करेक्ट हुआ। आज छोड़ दें तो पिछले 3 दिन में 2000% वॉल्यूम राइज था 17 फरवरी को, जिस दिन बाउंस बैक स्टार्ट हुआ था। फिर 1500% वॉल्यूम राइज था वेडनेसडे को, थर्सडे को, फिर कल थर्सडे 2873% वॉल्यूम राइज था, 17% चला था। तो 3 दिन में काफी अच्छा चला था। 20 डे मूविंग एवरेज इस पे 570 है, वहां तक पुल बैक आना था, आ चुका। थोड़ा सा डीपर पुल बैक लिया तो 550 10 डे मूविंग एवरेज तक आ सकता है, बट इवेंचुअली उसके बाद जहां भी पुल बैक खत्म होगा, बुलिश एविडेंस मिलेगा, आपको 50 डे मूविंग एवरेज तक बाउंस बैक मिलेगी जो 670 के आसपास है। 5-7-8 दिन बाद अगर बाउंस बैक आया तो मूविंग एवरेज भी नीचे सरक जाएगा, तो एक 10-20 रुपए का बफर ले लीजिए, 660 पकड़ लीजिए, 660 रुपए तक अपसाइड आ सकती है। बाइंग के लिए एविडेंस का वेट कीजिए, जो पुल बैक चाहिए थी वो बेहतरीन आ गई है। 75 मिनट के चार्ट पे कोई हैमर कैंडल या कोई बेयर ट्रैप बने तो तुरंत घुस जाइएगा, 665-660 के लेवल आपको मिल जाएंगे। बट एविडेंस का वेट कीजिए, उसके बाद बाय कीजिए, नहीं फिर वही होगा, 1 रुपए नीचे आते से घबराहट चालू हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, आखिरी के 2 मिनट बचे हैं, हमारे गेस्ट को, दोनों गेस्ट को धन्यवाद भी करना है और 2 स्टॉक्स में डिस्कस करना चाहूँगा, एक अंबाला मैम से, एक प्रदीप सर से। संक्षिप्त में एक है वारी एनर्जीज और एक है प्रीमियर एनर्जीज। तो प्रीमियर के लिए चलेंगे प्रदीप सर के पास, लेकिन पहले अंबाला जी आप बताइए वारी के बारे में। वारी पे एक खबर भी आई है, उसको भी ले लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर एक नया प्लांट, बैटरी का जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो स्थापित करने जा रही है। ग्रीनफील्ड प्लांट जो है, नया प्लांट लगाने जा रही है। आंध्र प्रदेश और बहुत सारे राज्यों के साथ इनकी जो है बातचीत भी चल रही है और करीब 8000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी इसमें करेगी। 1.5% के आसपास की तेज़ी है। पावर को लेकर लगातार हम लोग बात कर ही रहे हैं। वारी इसमें कहाँ फिट बैठता है? अंबाला मैम, आपका व्यू वारी को लेकर के। वारी को इस न्यूज पर मैं खरीदने की सलाह नहीं दे सकती, जो मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मुझे ये और अच्छे डिस्काउंट पर मिले, एंड इन माय ओपिनियन वो डिस्काउंट आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए आई एम वेटिंग फॉर 2500 और अब ये चल रहा है 2900 पर। तो मैं इसमें 2500 का प्राइस अलर्ट लगा करके रखा हुआ है। उसके बाद ही इसमें कोई फ्रेश लॉन्ग हम लोग कर सकते हैं, एक बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के आइडिया के तौर पर देखना है तो, और एल्स जब तक ये ब्रेकआउट ना कर दे 3100 का।
मतलब 500 रुपये यहाँ से करेक्ट हो जाए 400 रुपये, ये कह रही ना? या तो यस, या फिर यहीं से रिबाउंड करके 3100 के ऊपर जाकर के सस्टेन हो जाए। ठीक, चलिए 3100 के ऊपर या फिर 2500, इन दो के आसपास। प्रीमियर एनर्जीज पे बातचीत कर लेते हैं प्रदीप सर से। सर लेवल्स क्या होंगे प्रीमियर एनर्जीज के लिए, क्या सलाह रहेगी अभी? कुछ है यहाँ पर संभावनाएं? ये भी बीच बीच में अब थोड़ी सी जान दिखाता रहता है। बिल्कुल जी, जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है, आप 696 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। स्टॉक पे अभी कुछ नहीं करना। 830 अगर ऊपर के साइड में ब्रेक होता है तो देन जाके यहाँ पे मैं कुछ पोजीशन बनाने में इंटरेस्ट रहूंगा। लेकिन अभी जिस तरीके का एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, थोड़ा बहुत एक पुल बैक आया है, लेकिन अभी कंसोलिडेशन ही चलने वाला है। 830 एंड अबव क्लोजिंग के बाद मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी फिलहाल के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। 830 के ऊपर जाएगा तब यहाँ पर थोड़ा सा रुझान वो जो है दिखा सकते हैं। चलिए प्रदीप सर, इस बीच करें अंशुल सर से पूछ लीजिए कि शॉर्ट टर्म के लिए अभी तो बताया अंशुल जी ने जो है कहाँ पे ख़रीदना है कहाँ नहीं ख़रीदना है। और इस बीच अंशुल सर जाते जाते डिस्क्लोज़र आपका और प्रदीप सर का, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा बेल राइस को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हैं, तो उसको अगर आप शामिल कर लें और उसके बाद अपना डिस्क्लोज़र दे दीजिए सर। तो बेल राइस में 10 डे मूविंग एवरेज टूटा है तो 20 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक आ सकता है जो 180 पे है, और अगर वो नहीं रुका तो 50 डे मूविंग एवरेज 175 तक आ सकता है। स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बुलिश है। 190 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट है। 190 निकलने के बाद बाई करेंगे तो 210 रुपए मिल जाएगा, या फिर पुल बैक कंप्लीट होने पे बुलिश एविडेंस का वेट कीजिए, तब आपको कुछ अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। और इमीडिएटली अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो नवीन फ्लोरिन देख लीजिए, 6465 रुपए के आसपास है, 6465, 6400 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 6600 रुपए का टारगेट लगा लीजिए। इसको जरा फिर से रिपीट कर दीजिए सर, स्टॉप लॉस टारगेट। जी सर, नवीन फ्लोरिन स्क्रीन पर दिखा दीजिए प्लीज। बेल राइज और नवीन फ्लोरिन दो शेयर निकल गए। जी, नवीन फ्लोरिन पे क्या बोला सर आपने स्टॉप लॉस टारगेट? 6400 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 6600 का टारगेट लगा लीजिए। 6400 का स्टॉप लॉस, टारगेट यहाँ पर 6600 का, तो ये जो है नज़र रखिए यहाँ पर। तो बेल राइज और इस पर ये राय निकल के आती हुई। नवीन फ्लोरिन पे खरीदारी की सलाह, स्टॉप लॉस 6400, टारगेट जो है वो 6600। तो यहाँ पे रखें नज़र नवीन फ्लोरिन को लेकर के। अभी फिलहाल के ये देखिए स्क्रीन पर भी आ गया, 6468 के आसपास चलता हुआ शानदार मोमेंटम इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पे नई खरीदारी की सलाह जाते जाते अंशुल सर की तरफ से। आप दोनों से डिस्क्लोजर सर, अंशुल सर प्रदीप सर बताइए सर। पहले अंशुल सर आप ही दे दीजिए। सर जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन बीइंग ए ब्रोकिंग हाउस 70,000 प्लस क्लाइंट है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ होगा, और रिसर्च टीम रोज कॉल्स अपडेट करती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिकमेंडेड जरूर रहेगा। तो एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। अब इसके आगे और कुछ जोड़ना है तो हल्दर जी मुझे बता दें, मैं इतना ही रट्टा मार पाया हूँ। नहीं सर, ठीक है सर, इतना पर्याप्त है। मतलब जो है हल्दर जी तो पूरी किताब लेकर के आते हैं ना, उन्होंने एक टीपी बना रखी है। एकदम सही करता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। मजाक कितना भी कर ले एकदम सही करता है। बीइंग सेफ, प्ले सेफ बेस्ट है। डिस्क्लोजर में कमी नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग मजाक करके अपनी गलती छुपाने की कोशिश करते हैं, वो पूरी मेहनत से बता भी रहा, कर भी रहा है और बता भी रहा है। जितना उसने डंडा मुझे किया है डिस्क्लोजर को लेके, अब तो बोलना मैंने चालू किया, नहीं मैं ऐसे ही निकल जाता था। बहुत शानदार। हाँ ये बात सही है, 2-3 बार मैंने देखा, मैं पूछ रहा हूँ डिस्क्लोजर, तब तक पता लगा अंशुल जी निकल लिए, तो ये तो देखा है मैंने। जी प्रदीप सर आपका डिस्क्लोजर। एक्चुअली क्या है सर विपुल सर, ये सेबी का एक नियम है, रेगुलेशंस है, हम सबको देना चाहिए, मैंडेटरी होता है कुछ वर्ड्स। अब जो कि वो इंग्लिश में होता है, मैं फ्लो में हिंदी में बता जाता हूँ। जो भी नहीं करते ना वो एक्चुअली he or she is breaking the compliance, वो कहीं ना कहीं compliance ब्रीच कर रहा है। सो वही है, अंशुल सर के साथ मेरा बात हो रहा था तो मैंने उनको बताया था, देखिए इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स मेरा या हमारे कंपनी का किसी का पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे डेफिनेटली सलाह लीजिए और आप एक बार खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। सर हो सकता है कुछ कॉल हमने क्लाइंटों को रिकमेंड किया हो, हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एंड सारे पैनलिस्ट को। हैव ए गुड डे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आज की चर्चा में जुड़ने